Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. Today in this video we are going to discuss 16 December 2025 के द हिंदू के सारे एडिटोरियल्स का सिंप्लीफिकेशन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आज के न्यूज़पेपर में 7 एडिटोरियल्स दिए हैं और पहला एडिटोरियल टॉक्स अबाउट मसाकर इन सिडनी. सो पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है दैट व्हाट हैपेंड, हुआ क्या. सो हुआ ये कि 14 दिसंबर को सिडनी के बॉन्डी बीच पर जूइश गैदरिंग के टाइम पर मास शूटिंग हुई जिसमें 16 लोग मारे गए, जिसमें कि एक 10 साल की बच्ची और 87 ईयर्स के सर्वाइवर भी थे. ये जो हमारा अटैक हुआ ये 1996 पोर्ट आर्थर मसाकर के बाद सबसे डेडलीस्ट शूटिंग है ऑस्ट्रेलिया में. सो अटैकर्स थे कौन? अटैकर्स बाप बेटे की एक जोड़ी थी. जो पापा थे उनके यानी कि जो फादर थे उनके पास लाइसेंस फायर आर्म्स थी, जबकि जो बेटा था वो 6 महीने से इंटेलिजेंस एजेंसी के रडार पे था. इससे मॉनिटरिंग फेलियर का एक बहुत ही सीरियस सवाल उठता है. Now next editorial talks about the rising anti-Semitism trend. ऑस्ट्रेलिया में एंटी इंसिडेंट्स शार्पली बढ़े हैं. हमास इसराइल वॉर के बाद 316% राइज हुआ और 2000 प्लस केसेस रिपोर्ट हुए. ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है बल्कि पैटर्न का पार्ट है. अर्लियर वार्निंग साइंस. पिछले साल पौंडी में कोशेर फूड बिजनेस पर अटैक हुआ, मेलबर्न फायर बॉम्बिंग हुई और ईरान लिंक्ड एक्टिविटीज़ के एलिगेशंस आए थे. मतलब थ्रेट इकोसिस्टम पहले से ही एक्टिव था, एकदम अचानक से कुछ नहीं हुआ. देन व्हाट वर द पॉलिटिकल रिएक्शंस. पीएम एंथनी ने यूनिटी और पीस की अपील की, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी पैलेस्टीनियन स्टेट रिकॉग्निशन पॉलिसी को अटैक से जोड़ दिया, जो कि पॉलिटिकल ब्लेम गेम को दिखाता है. Now, why blame game is risky? एक्सटर्नल पॉलिटिकल नैरेटिव सोशल पोलराइजेशन को और डीपन कर सकते हैं. फोकस पॉलिसी अकाउंटेबिलिटी से हटकर आइडियोलॉजी वॉर बन जाता है. नाउ गन कंट्रोल कॉन्टेक्स्ट. पोर्ट आर्थर मसाकर यानी कि 1996 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रिक्ट गन लॉज लाए, जिससे गन वायलेंस काफ़ी कम हुआ. बॉन्डी शूटिंग ने दिखाया कि लाइसेंसिंग के बावजूद लूप होल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. व्हाट वाज द कोर गवर्नेंस फेलियर? एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का अर्ली डिटेक्शन, रेडिकलाइजेशन मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस फॉलोअप इनसफिशिएंट रहा. सिर्फ गन लॉस का होना काफ़ी नहीं है, हमें बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए. नाउ व्हाट वर द डेमोक्रेटिक चैलेंजेस? मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रिलीजियस हेट क्राइम्स डेमोक्रेसी के लिए एक सीरियस थ्रेट होते हैं. अगर स्टेट टाइमली एक्शन ना ले तो माइनॉरिटी इनसिक्योरिटी और सोशल फ्रेगमेंटेशन बढ़ता है. सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड फॉर द ऑस्ट्रेलिया को गन लॉज और टाइटन करने, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म मॉनिटरिंग एनहांस करने, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने और हेट क्राइम्स पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी, वो भी बिना पॉलिटिकल डाइवर्जन के. तभी ये चीज़ सॉल्व हो सकती है, अदरवाइज इट कैन बिकम अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर द कंट्री. Next editorial talks about restoring the menace of unfettered discretion, governors and assent. ये जो टॉपिक है हमारा GS2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नर के बारे में बात करता है, तो क्या ये टॉपिक है? चलिए देखते हैं. अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया. अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में गवर्नर्स के लिए क्लियर टाइमलाइन फिक्स की है. अगर गवर्नर बिना रीजन बिल पे एक्शन डिले करे तो कोर्ट डीम्ड असेंट डिक्लेयर कर सकती है और इससे इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स की सुप्रीमेसी प्रोटेक्ट होती है. सो ये मैटर क्यों करता है वर्डिक्ट? क्योंकि ऑपोजिशन रूल स्टेट्स के लिए ये वर्डिक्ट पॉलिसी पैरालिसिस का सोल्यूशन था. गवर्नर्स का यूज़ करके बिल्स को इनडेफिनेटली डिले करना डेमोक्रेटिक स्पिरिट के अगेंस्ट था, जिसे कोर्ट ने करेक्ट किया. सो व्हाट इज़ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 2025? इस विक्ट्री के तुरंत बाद जो है स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 2025 में कोर्ट ने पहले वाले क्लैरिटी को वीक कर दिया. कोर्ट ने कहा कि टाइमलाइंस का एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट में मेंशन नहीं है. नाउ डीम्ड असेंट रिजेक्टेड. रेफरेंस ओपिनियन में कोर्ट ने बोला कि डीम्ड असेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अगेंस्ट है. मतलब अगर गवर्नर साइलेंट रहे तो बिल ऑटोमेटिकली पास नहीं माना जा सकता. व्हाट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर? ना कोर्ट ने गवर्नर्स और प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन को इलास्टिक बताया, जिसमें डीले और रेफरल दोनों अकामोडेट हो सकते हैं. ये डिस्क्रिशन अनफेटर्ड हो जाती है. This is what all the editorial is talking about. Now advisory opinion का impact. Technically advisory opinion judgment को overrule नहीं करता, लेकिन constitution bench जो है उसका opinion strong persuasive value रखता है और इसीलिए practical effect में April verdict dilute हो गया. Now article 200 dialogue argument. कोर्ट ने आर्टिकल 200 को कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग के रूप में एक्सप्लेन किया, लेकिन रियल इशू ये है कि डायलॉग तब मीनिंगफुल होता है जब टाइमली रिस्पॉन्स हो, ना कि स्ट्रैटेजिक साइलेंस पर. सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मोटिवेटेड साइलेंस? गवर्नर्स पे एलिगेशन ये था कि वो साइलेंस को वेपन बना रहे हैं. अप्रैल वर्डिक्ट ने इसको रोका था, लेकिन रेफरेंस ओपिनियन ने साइलेंस को इफेक्टिवली टॉलरेट कर दिया. आफ्टर रिकन्सिडरेशन स्टेज,
कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट के हिसाब से अगर लेजिस्लेचर बिल जो है दोबारा पास करे तो गवर्नर के पास सिर्फ असेंट का ऑप्शन होता है। रेफरेंस वर्डिक्ट ने इस क्लैरिटी को अंडरमाइन कर दिया। नाउ व्हाट इज द रेफरल टू? प्रेसिडेंट बाइडेन। अब गवर्नर रिकंसिडर्ड बिल को भी प्रेसिडेंट के पास रेफर कर सकता है चाहे कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन ना हो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लैक होल क्रिएट करता है। ये टॉपिक हमारे पेपर 2 लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छे से डील किया है। अगर आपको कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो तो आप उसमें जाके गवर्नर का चैप्टर पढ़ सकते हो, बिकॉज वी कैन नॉट डिस्कस एवरीथिंग अंडर द एडिटोरियल सेक्शन, अदरवाइज वैसे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी ना। इनडायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन अलाउड। डायरेक्ट डिले को कोर्ट गलत कहता है, लेकिन इनडायरेक्ट डिले बाय द प्रेसिडेंशियल रेफरल अलाउ करता है। ये प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। जो डायरेक्टली नहीं हो सकता वो इनडायरेक्टली भी नहीं होना चाहिए ना। चेक्स वर्सेस बैलेंस कंफ्यूजन। कोर्ट ने चेक्स एंड बैलेंसेस का आर्ग्यूमेंट दिया लेकिन असेंट पावर को कासी जुडिशियल रिव्यू बना दिया। लॉ की वैलिडिटी कोर्ट्स टेस्ट करते हैं, गवर्नर्स नहीं करते ना। व्हाट इज फेडरलिज्म इम्पैक्ट? वर्डिक्ट ने नेट इफेक्ट ये है कि यूनियन का कंट्रोल स्टेट पर स्ट्रांग होता है। गवर्नर का रोल बैलेंस से ज़्यादा चेक और कंट्रोल जैसा हो जाता है। तो व्हाट इज़ द ओवरऑल असेसमेंट? ये वर्डिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेट्रोग्रेशन माना जा सकता है। अप्रैल 2025 के डेमोक्रेटिक सेफगार्ड से वापस हटना और गवर्नर्स को ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर देना, विच इज़ नॉट करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट एडिटोरियल विच टॉक्स अबाउट द पोल पोजीशन, केरला लोकल बॉडी इलेक्शंस एंड द असेंबली सिग्नल्स। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है? बात यह है कि केरला के रीसेंट लोकल बॉडी इलेक्शन रिजल्ट्स को 2026 असेंबली इलेक्शन का अर्ली इंडिकेटर माना जा सकता है। रिजल्ट ने कांग्रेस लेड यूडीएफ को साइकोलॉजिकल बूस्ट दिया है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, सीपीआई-एम लेड एलडीएफ 10 साल से पावर में है। रिजल्ट से लगता है कि माइल्ड एंटी इनकम्बेंसी एग्जिस्ट करती है, भले ही लेफ्ट इसको ओपनली डिनाई कर रहा हो। नो यूडीएफ वेव। रिजल्ट के बावजूद यूडीएफ वेव नहीं है। ये ज़्यादातर एंटी लेफ्ट वोट कंसोलिडेशन का रिजल्ट था, ना कि यूडीएफ के फेवर में एक स्वीपिंग मूड। सो व्हाट इज़ दिस रीजनल कंसोलिडेशन? सेंट्रल केरला में कोट्टयम, इडुक्की, एर्नाकुलम जैसे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में यूडीएफ को फायदा मिला, जहां ट्रेडिशनली एंटी लेफ्ट कैथोलिक क्रिश्चियन वोट्स कंसोलिडेट हुए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मालापुरम एंड आईयूएमएल? मालापुरम नॉर्थ केरला में आईयूएमएल ने क्लीन स्वीप की। इससे मुस्लिम वोट्स का स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन यूडीएफ के पक्ष में दिखा। लेफ्ट अटैक ऑन आईयूएमएल एंड डब्ल्यूपीआई। लेफ्ट ने आईयूएमएल एंड कांग्रेस पर जमायत इस्लामी लिंक वेलफेयर पार्टी के साथ टैक्ट अंडरस्टैंडिंग के एलिगेशन लगाई कि स्ट्रैटेजी रिवर्स इम्पैक्ट लाई और माइनॉरिटी कंसोलिडेशन और स्ट्रॉन्ग हो गई। सो व्हाट इज इजावा वोट स्ट्रैटेजी मिसफायर? लेफ्ट ने कोलम और पथनमथिट्टा में अपने ट्रेडिशनल हिंदू इजावा वोट बेस के बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव रही और यूडीएफ के गेंस मिले। नाउ व्हाट इज सबरीमाला गोल्ड प्रोब फैक्टर? यूडीएफ की सक्सेस को सिर्फ सबरीमाला गोल्ड पिल्फरेज प्रोब से जोड़ना गलत होगा, क्योंकि लेफ्ट ने पंडलम म्यूनिसिपैलिटी बीजेपी से जीती जो श्राइन से डायरेक्टली लिंक्ड है। लेफ्ट पॉकेट बोरो लॉसेस। कोलम सिटी और रूरल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में लॉसेस लेफ्ट के लिए ज़्यादा वरीइंग है, क्योंकि ये उसके ट्रेडिशनल बैस्टियंस रहे हैं। नाउ व्हाट इज बीजेपीज ब्रेक थ्रू इन तिरुवनंतपुरम? बीजेपी लेड एनडीए ने तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कोऑपरेशन जीतकर एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू अचीव किया, चाहे ओवरऑल वोट शेयर कम ही रहा हो। ना बीजेपी इलेक्शन इंजीनियरिंग। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत को स्ट्रैटेजिक वोट मैनेजमेंट का रिजल्ट माना जा रहा है। लेफ्ट ने इसे कांग्रेस बीजेपी नेक्सस कहा। ना बीजेपी की मिक्स परफॉर्मेंस। बीजेपी ने अर्बन लोकल बॉडीज में गेंस किए, लेकिन थ्रीसुर में पुअर परफॉर्मेंस रही, जबकि वहीं से उसका पहला केरला एमपी इलेक्ट हुआ था। व्हाट इज द लेफ्ट कैंपेन वीकनेसेस? लेफ्ट का कैंपेन लार्जली डिफेंसिव रहा। फोकस गवर्नेंस, डिलीवरी और ग्रोथ से ज़्यादा डैमेज कंट्रोल और स्कैटर्ड इश्यूज पर था। सो हु वाज बेनिफिटेड द मोस्ट? ओवरऑल यूडीएफ ने लेफ्ट की स्ट्रैटेजिक लैप्स का मैक्सिमम पॉलिटिकल बेनिफिट उठाया। बीजेपी का राइज नोटिसिएबल है, बट असेंबली लेवल पर अभी लिमिटेड है। नेक्स्ट इज अबाउट द ओमान विजिट, मोर देन अ रूटीन डिप्लोमेटिक ट्रिप। सो सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द विजिट एंड व्हाट इज़ अबाउट 70 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ओमान विजिट जॉर्डन और इथोपिया के साथ हो रहा है, एक ऐसे टाइम पर जब वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिकल फ्लक्स में है, यानी कि गाजा सीज फायर के बाद फ्रेजाइल पीस, टैरिफ वॉर्स, एनर्जी ट्रांजिशन और न्यू कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स के बीच में। ये विजिट इंडिया ओमान डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 70 साल मार्क करता है, यानी कि 70 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। मोदी जी का जो है सेकंड ओमान विजिट है। ये पहला कब था? पहला 2018 में था, जबकि सुल्तान हायथम बिन तारिक ने 2023 में इंडिया विजिट किया था। ओमान एज अ बैलेंसिंग पावर। सो ओमान हिस्टोरिकली एक मॉडरेट, न्यूट्रल और मीडिएशन ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता आया है। जब रीजन इंडिया के लिए एम्बिवेलेंट यानी कि मिक्स्ड फीलिंग्स वाला कंफ्यूजिंग रहा था, तब भी ओमान इंडिया के साथ एंगेज रहा, जो उसे एक ट्रस्टेड पार्टनर बनाता है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इन इंडियाज वेस्ट पॉलिसी, वेस्ट एशिया पॉलिसी? ओमान इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी का कोर पिलर है। 2008 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई और 2023 G20 प्रेसिडेंसी में
ओमान को गेस्ट नेशन इनवाइट किया गया। व्हाट इज द डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन? डिफेंस टाइज एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। 2005 एमओयू ऑन मिलिट्री कोऑपरेशन, और ओमान पहला गल्फ कंट्री है जहां इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सब जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं। नेवल एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन, 2012-13 से इंडियन नेवी का शिप जो है वो गल्फ ऑफ ओमान में एंटी पायरेसी ड्यूटी पर है। ओमान ने ओवरफ्लाइट और ट्रांजिट फैसिलिटीज़ भी दी हैं जो इंडियन ओशन रीजन सिक्योरिटी के लिए काफ़ी क्रिटिकल हैं। सो विच शोज़ कि हम लोग काफ़ी सीरियस हैं एक दूसरी कंट्रीज़ के लिए। नॉट डुकम पोर्ट लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट है ये इंडिया के लिए लैंडमार्क है। इंडियन नेवी को बेसिंग, टर्न अराउंड और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ये चाइना की ग्रोइंग पीएलए नेवी प्रेजेंस पर डिस्क्रीट वॉच रखने में हेल्प करता है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स और इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो ओमान इंसास राइफल खरीदने वाला पहला गल्फ कंट्री था। आगे चलकर तेजस फाइटर, नेवल पेट्रोल वेसल्स, रडार सिस्टम्स जैसे प्लेटफॉर्म पर कोऑपरेशन बढ़ सकता है। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एंड द ट्रेड रिलेशंस? बायलैटरल ट्रेड की अगर हम बात करें तो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में $10.6 बिलियन पहुंच गया था। एफडीआई इनफ्लो 2000 से 2025 लगभग $605 मिलियन रहा है, विच इज स्टेडी बट एक्सपैंडेबल रिलेशनशिप। ना ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड, एसबीआई और ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का 50-50 जेवी है। अब तक 600 मिलियन इन्वेस्ट हो चुके हैं इंडिया में, जिसमें कि $300 मिलियन का नया ट्रांच इंक्लूडेड है। नाउ फिनटेक एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एमपीसीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान एमओयू के बाद ओमान में रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च हुआ। ये इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। सो व्हाट इज सेपा पॉसिबिलिटी? इंडिया ओमान सेपा साइन होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अगर हुआ तो ओमान यूएई के बाद सेकेंड गल्फ कंट्री होगा जिसके साथ इंडिया का सेपा होगा, स्पेशली यूजफुल among the US tariff pressures. Now connectivity and IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि IMEC में ओमान एक इम्पॉर्टेंट नोड बन सकता है गिवन इट्स स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम लोकेशन। अगर हम एनर्जी कोऑपरेशन की बात करें तो ट्रेडिशनल एनर्जी के साथ साथ फोकस ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल्स और क्रिटिकल मिनरल्स पर हो सकता है। ओमान के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इंडिया में रखने पर भी टॉक्स हो सकती हैं, यानी कि यूएई स्टाइल वाला मॉडल कुछ ना। एजुकेशन और हेल्थ कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ओमान में आईआईटी और आईआईएम जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट्स के ऑफशोर कैंपसेस एस्टैब्लिश करने पर कोऑपरेशन के चांसेस हैं। हेल्थ सेक्टर में भी एंगेजमेंट बढ़ सकता है। वी आर टॉकिंग ऑन इट। तो व्हाट इज द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ दीज रिलेशनशिप्स? ना ये विजिट सिर्फ सिम्बोलिज्म नहीं है, बल्कि डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी में कॉन्क्रीट आउटकम्स का रोड मैप सेट कर सकता है। सो व्हाट कैन बी द टेक अवे? रैपिडली चेंजिंग गल्फ रीजन में ओमान इंडिया का मोस्ट रिलायबल, बैलेंस्ड और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना हुआ है। नेक्स्ट वी हैव एन एडिटोरियल विच टॉक्स अबाउट ब्रॉड बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल। तमिलनाडु ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोसेस की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी के साथ नेशनल लीडर बनकर उभरा है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक जो है 26.88 लाख करोड़ से 31.19 लाख करोड़ हो गया है, विच इज़ 16% ग्रोथ, जो कि मेजर स्टेट्स में सबसे कम है। कंसिस्टेंट हाई ग्रोथ ट्रेंड, पिछले 3 सालों में ग्रोथ कंसिस्टेंसी स्ट्रॉन्ग रही है। ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखाता है, ना कि वन टाइम स्पाइक। नाउ व्हाट इज द रियल ग्रोथ? कांस्टेंट प्राइजेस 2024-25 में 11.2 रियल ग्रोथ है, जो कि नेशनल एवरेज 6.5% से काफ़ी ज़्यादा है। इससे तमिलनाडु फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बनकर रियल टर्म्स में दिखा रहा है अपने आप को। नाउ मैन्युफैक्चरिंग एज द ग्रोथ इंजन, सेकेंडरी सेक्टर स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का मेन ड्राइवर रहा। 4 सालों में मैन्युफैक्चरिंग जो है 1.46 लाख करोड़ बढ़ा, महाराष्ट्र से भी लगभग डबल, विच इज़ ग्रेट। ना इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में 40,000 प्लस फैक्ट्रीज और 24+ लाख फैक्ट्री वर्कर्स हैं। इंडिया में रैंक 1, ये स्टेट को एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल हब बनाता है। एमएसएमई इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो 39 लाख से ज़्यादा उद्यम रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं, जिससे कि तमिलनाडु रैंक 3 पर आता है। इससे एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट दोनों को बूस्ट मिलता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने भी ग्रोथ सपोर्ट किया। ग्रोथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन को भी पुश मिला। सर्विस सेक्टर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें कि रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब सेक्टर्स ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई। अगर हम ह्यूमन कैपिटल एडवांटेज की बात करें तो तमिलनाडु के पास 955 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिया में हाईएस्ट। स्किल्ड और डिसिप्लिन वर्कफोर्स एमएनसीज को अट्रैक्ट करती है। इनोवेशन और नॉलेज इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो स्टेट रिसर्च पार्क्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स, इनोवेशन क्लस्टर्स पर इन्वेस्ट कर रही है इकोनॉमी को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने के लिए। एक्सपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और लेदर एक्सपोर्ट्स में रैंक 1 है और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स में रैंक 2 है, विच इज़ ग्रेट। ऑटोमोबाइल और रिन्यूएबल हब, तमिलनाडु ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मेजर हब है और रिन्यूएबल एनर्जी में पायनर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कवरेज, तमिलनाडु इकलौता स्टेट है जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट कम से कम एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कवर्ड है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल प्लानिंग का एग्जाम्पल है ये। एफडीआई परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें
तो जब नेशनल FDI इन्फ्लोज गिरे तब भी तमिलनाडु का जो FDI था दैट वाज $2169 मिलियन से $3681 मिलियन तक बढ़ा। ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दिखाता है विच इज़ अगेन ग्रेट। ना इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 631 MOUs वर्थ 6.64 ट्रिलियन साइन हुए। CM के फॉरेन विजिट से 23,000 करोड़ के एडिशनल कमिटमेंट्स मिले। वेलफेयर लेड ग्रोथ मॉडल स्कीम्स जैसे कि कलाइगनार, मागलिर, उरिमाई जैसी स्कीम, CM ब्रेकफास्ट स्कीम ग्रोथ के साथ सोशल इंक्लूजन इंश्योर करते हैं। द मेनी स्कीम्स, एक दो याद कर लो जिनके नाम इजी हो, बिकॉज थोड़े से सदर्न जो इंडिया है उनके नाम थोड़े डिफिकल्ट तो हो जाते हैं ना। ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स भी देखने को मिले। एजुकेशन इंडिकेटर्स वर अगेन ग्रेट, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी के लिए क्रिटिकल है। अगर हम फिजिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो फिजिकल डिसिप्लिन भी मेंटेन रहा डिस्पाइट द सेंटर ट्रांसफर्स कम होने के भी बावजूद। ना फ्यूचर आउटलुक की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स, FDI और वेलफेयर के बेस पर तमिलनाडु 2031 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के ट्रैक पर है, इवन ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के बीच में भी। सो व्हाट इज द की टेक अवे और द कोर टेक अवे फ्रॉम दिस एडिटोरियल? दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग वेलफेयर एंड फिजिकल स्टेबिलिटी का कॉम्बिनेशन तमिलनाडु को ब्रॉड बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल बनाता है, which is a good sign for our country. Next editorial talks about 1 in 6 people exposed to conflict worldwide 2025 ACLED report. So scale of global conflict, ACLED report के अकॉर्डिंग 831 मिलियन लोग यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का अप्रॉक्सीमेटली 10% 2025 में कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टैक्ट में आए। मतलब हर 6 में से एक इंसान ग्लोबली किसी न किसी फॉर्म के कॉन्फ्लिक्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सपोज हुआ। 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में रेस्ट्रेंट कम और ब्रुटैलिटी ज़्यादा दिखी। आर्म्ड एक्टर्स ज़्यादा फोर्स यूज़ कर रहे हैं और सिविलियन इम्पैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। वायलेंस सिर्फ बढ़ी नहीं है बल्कि ज़्यादा रेकलेस भी हो गई है। इस साल लगभग 2 लाख वायलेंट इवेंट्स रिकॉर्ड हुए, जो 4 साल पहले के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है। ये कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों के बढ़ने को शो करता है। 2025 में होने वाले 74% वायलेंट इवेंट्स में स्टेट फोर्सेज इन्वॉल्व थी, विच इज़ अ वेरी सैड इवेंट। ये ट्रेंड दिखाता है कि गवर्नमेंट्स खुद कॉन्फ्लिक्ट्स का मेजर एक्टर बन चुकी हैं। यूरोप में वायलेंस का सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, मेनली रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। 2022 के इन्वेजन के बाद से यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन अफेक्टेड रही। वेस्ट एशिया में वायलेंस 48% कम हुआ 2024 के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि सीरिया सिविल वॉर का एंड हुआ, लेबनान और गाज़ा में सीज फायर हुए। सो ये कुछ रीजनल ट्रेंड देखने को मिला वेस्ट एशिया में ना। इजराइल और टर्की के एयर कैंपेन्स कम होने से ग्लोबल एरियल वॉरफेयर में 17% डिक्लाइन आया। ये रिडक्शन सिर्फ रीजनल नहीं, ग्लोबल इम्पैक्ट के साथ आया था ना। 2025 में 56,000 प्लस इंसिडेंट सिविलियन के अगेंस्ट रिकॉर्ड हुए, पिछले 5 सालों का हाईएस्ट फिगर। सिविलियंस अब कॉन्फ्लिक्ट्स का प्राइमरी टारगेट बन गए हैं। 2020 में सिविलियंस के अगेंस्ट स्टेट वायलेंस 20% थी, जो कि 2025 में बढ़कर 35% हो गई। ये इंडिकेट करता है कि स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमज़ोर पड़ रही है। सो स्टेट लेड सिविलियन वायलेंस का ट्रेंड ये शो करता है। अगर हम क्रॉस बॉर्डर स्टेट वायलेंस की बात करें तो इजराइल और रशिया मिलकर 90% ऐसे इंसिडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है जहाँ स्टेट वायलेंस अपने बॉर्डर्स के बाहर सिविलियंस पर हुआ। म्यांमार का अगर हम केस देखें तो म्यांमार मिलिट्री ने 2025 में अपने ही सिविलियंस के अगेंस्ट लगभग 1/3 स्टेट लेड वायलेंस किया। ये इंटरनल रिप्रेशन का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। जबकि इंसिडेंट्स में स्टेट डोमिनेंस है, सिविलियन डेथ्स का 60% हिस्सा नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स और मॉब्स की एक्शन से हुआ। सो दीज ट्रेंड टॉक अबाउट फैटालिटीज़ विच इज़ स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर्स। नाउ सूडान की अगर हम बात करें तो सूडान की रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF ने 4200 प्लस सिविलियंस को मारा, किसी भी नॉन स्टेट ग्रुप से ज़्यादा। ये फिगर अंडर काउंट भी हो सकता है। नाउ अदर मेजर नॉन स्टेट ग्रुप्स, एलीट डेमोक्रेटिक फोर्सेज यानी कि ADF ने 1370 प्लस सिविलियंस और M23 ग्रुप ने 1100 प्लस सिविलियंस को टारगेट किया, मेनली अफ्रीकन कॉन्फ्लिक्ट्स में। ये टॉपिक हमने पिछले एडिटोरियल्स में कवर किया है ना। अगर हम यूज़ ऑफ ड्रोन्स की बात करें तो 469 नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स ने लास्ट 5 ईयर्स में ड्रोन्स यूज़ किए। ये 14% राइज है, जो मॉडर्न वॉरफेयर के चेंजिंग नेचर को दिखाता है। कमर्शियल ड्रोन्स का वेपनाइजेशन दिखाता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स भी हाईटेक वॉरफेयर करने में लगे हुए हैं बिना स्टेट लेवल रिसोर्सेज के। दिस टॉक्स अबाउट द चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो व्हाट इज द कोर इनसाइट ऑफ द एंटायर एडिटोरियल? दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट कि 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में वायलेंस जो है वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड, ज़्यादा स्टेट ड्रिवन और ज़्यादा सिविलियन सेंट्रिक हो गई है, जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को डीपन करता है। नेक्स्ट वी हैव रीवायरिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन, उड़ीसा मॉडल। शिफ्ट इन द चाइल्ड प्रोटेक्शन अप्रोच। कैसे शिफ्ट हुआ? इंडिया में चाइल्ड प्रोटेक्शन या तो वेलफेयर बेस्ड यानी कि हेल्प आफ्टर द डैमेज, या फिर प्यूनिटिव यानी कि वायलेशन के बाद एक्शन रही है।
उड़ीसा एक थर्ड मॉडल ला रहा है विच इज़ प्रिवेंटिव, अडोलेसेंट सेंटर्ड और गवर्नेंस ड्रिवन, जहां हार्म होने से पहले ही इंटरवेंशन होता है। NFHS 5 के मुताबिक उड़ीसा की टोटल फर्टिलिटी रेट 1.8 हो गया है विच इज़ बिलो रिप्लेसमेंट। 2036 तक पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होगा और 70 लाख फ्यूअर चिल्ड्रन होंगे। कम बच्चे और एजिंग पॉपुलेशन का मतलब यही है कि हर चाइल्ड की प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट क्रिटिकल हो गई है। व्हाट आर द स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज़? उड़ीसा में 83% पॉपुलेशन रूरल रूरल एरियाज़ में और 40% SC/ST कम्युनिटीज़ से हैं। ये सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स चिल्ड्रन को अर्ली मैरिज, ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन के लिए ज़्यादा वल्नरेबल बनाते हैं। सो व्हाट आर दी alarming indicators? Despite progress, sex ratio at birth 894, cybercrimes against women high 1120, trafficking victims 2022 और 5581 मिसिंग चिल्ड्रन। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है बल्कि सिस्टमैटिक है। सो चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन, उड़ीसा के स्टेट स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान यानी कि SSAP 2024 चाइल्ड मैरिज को सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि फैमिली, कम्युनिटी और गवर्नेंस फेलियर के रूप में देखता है। फोकस है फैमिली स्ट्रेंथनिंग, कम्युनिटी सर्वेलेंस और अकाउंटेबिलिटी पर। सो व्हाट आर दी आउटकम्स? आउटकम्स यही है कि 2019 से 24 के बीच 14,000 प्लस चिल्ड्रन मैरिजेस प्रिवेंट हुए, 13,000 प्लस विलेजेस और 954 ग्राम पंचायत ने खुद को चाइल्ड मैरिज फ्री डिक्लेयर किया। ये एक बॉटम अप गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। डिसेंट्रलाइज विजिलेंस सिस्टम, 2024 में 10,000 प्लस चाइल्ड मैरिजेस प्रोहिबिशन ऑफिसर्स और 63,000 प्लस इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं। इससे हाइपर लोकल मॉनिटरिंग पॉसिबल हुआ जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिपेंडेंट नहीं है। नाउ व्हाट इज अद्विका प्रोग्राम? अद्विका ने एडोलेसेंस को कवर किया। इसमें 90,000 सखीज़ और सहेलीज़ और 84,000 सखाज और बंधुस पीयर एजुकेटर्स के रूप में काम करते हैं, जो कि अर्ली वार्निंग और फर्स्ट रिस्पॉन्स सिस्टम बन गए हैं। टेक्नोलॉजी और रियल टाइम रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो हेल्पलाइंस इंटीग्रेट कर दी गई हैं, जिसमें कि 1098 बच्चों के लिए, 181 वेमेन के लिए और 112 ERSS के लिए, जिससे कि रिस्पॉन्स टाइम कम हुआ। चाइल्ड हेल्प डेस्क रेलवे स्टेशन पर ट्रैफिकिंग और अनसेफ माइग्रेशन को रोकते हैं। हमारी शिशु डैशबोर्ड, ये एक डेटा कन्वर्जेंस प्लेटफॉर्म है जो कि वनरेबल चिल्ड्रन को मल्टीपल डेटा बेसिस से ट्रैक करता है और इंश्योर करता है कि सही स्कीम सही बच्चे तक टाइम पर पहुंचे। ना सोशल प्रोटेक्शन लिंकेज, आशीर्वाद स्कीम से 51,000 प्लस कोविड ऑर्फन चिल्ड्रन को सपोर्ट किया, जिससे डिस्ट्रेस ड्रिवन चाइल्ड लेबर और अर्ली मैरिज रोकी जा सकती है। देन जशोदा में जो है 2024-2025 1486 चिल्ड्रन को सपोर्ट दिया। उड़ीसा ने इंस्टीट्यूशनल केयर के बजाय किनशिप केयर, फॉस्टर केयर और अडॉप्शन को प्रमोट किया। 2024-25 में 278 अडॉप्शंस हुए, जो कि चाइल्ड सेंट्रिक रिहैबिलिटेशन को शो करता है। ऑफन सर्वे और डिसेबिलिटी सर्वे के थ्रू उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो सिस्टम के रडार से बाहर रहते हैं और उन्हें टाइमली सर्विसेज से जोड़ा जा रहा है। देन सुभद्रा स्कीम विच टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। सुभद्रा स्कीम के थ्रू 1.1 करोड़ विमेन के डिजिटल बैंक अकाउंट्स खुले। फाइनेंशियल इंक्लूजन को राइट माना गया ताकि विमेन और गर्ल्स की डिपेंडेंसी कम हो। नाउ सुभद्रा प्लस गर्ल चाइल्ड फोकस, ये स्कीम स्कूलिंग, स्किल, एंटरप्राइज और पीयर नेटवर्क के थ्रू लड़कियों को हर स्टेज पर सपोर्ट करती है, जिससे कि फाइनेंस डायरेक्टली फ्रीडम और प्रोटेक्शन में कन्वर्ट होता है। ये स्कीम्स बेसिकली आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि स्कीम किस बारे में है, प्रोटेक्शन वगैरह के बारे में। ये तो प्रीलिम्स के लिए हो गया। अगर मेंस की बात करें तो बस स्कीम आपको पता होनी चाहिए, आप मेंशन करोगे उसका एग्जाम्पल में, इससे ज़्यादा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज़ द कोर टेक अवे फ्रॉम दिस एडिटोरियल? उड़ीसा का मॉडल दिखाता है कि जब चाइल्ड प्रोटेक्शन को वेलफेयर नहीं गवर्नेंस प्रायोरिटी बनाया जाता है तो प्रिवेंशन, एम्पावरमेंट और अकाउंटेबिलिटी एक साथ काम कर सकती है। और इसी के साथ हमारे 16 दिसंबर 2025 के द हिंदू के सारे एडिटोरियल्स कवर होते हैं। आई होप आपको समझ आया हो, और इसके बाद आप ज़रूर एक बार द हिंदू से भी उसको एडिटोरियल को पढ़ने की कोशिश करें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे आपको ये सिंप्लीफिकेशन वीडियो का उसमें हेल्प कर रहा है। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड।